हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग और 72,000 यूएस डॉलर से ऊपर बिटकॉइन। अगर आपने ये मोमेंट देखा है, अपने आप देखा, पहली बार देखा, तो ये एक हिस्ट्री है। फ्यूचर में आप ये बोल पाओगे कि हाँ, मैंने वो मोमेंट देखा है जब बिटकॉइन 72,000 यूएस डॉलर को क्रॉस किया था, अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करके, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। तो होता क्या है कि जब 69,000 यूएस डॉलर को क्रॉस किया था, तो वो सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री था, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है। और अगर आपने बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ था अभी तक, तो कांग्रेचुलेशंस। क्योंकि अ, मुझे अच्छे से याद है कि हमने जब बिटकॉइन 16,000 17,000 यूएस डॉलर के आसपास था 2022 में। हम लोग, मैं, प्रणव, मेरे कितने सारे वीडियोस है जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने आपको ये कहा था कि 2024 में हार्वनिंग के आसपास एवरीथिंग विल बी ओके। हमेशा बिटकॉइन को एक हार्वनिंग से दूसरे हार्वनिंग की रेंज में अगर आप होल्ड कर सकते हो, तभी इस इंडस्ट्री में उतरना, वरना ना। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि आप पैसे बना के एग्ज़िट कर जाओगे, लेकिन आप बिटकॉइन के प्राइस को मैप नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रू वे में इसका पोटेंशियल एक्चुअल में हार्नेस करना है, तो वो आपका जो एक पीरियड होना चाहिए, वो 4 इयर्स का मिनिमम होना चाहिए, फ्रॉम वन हार्वनिंग टू अनदर हार्वनिंग। और वो भी हार्वनिंग से पहले नहीं, हार्वनिंग के बाद अपने आप को 365 डेज़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वो मैं उस वीडियो के अभी बीच में बताऊँगा कि क्यों हार्वनिंग के 365 दिन बाद बिटकॉइन के अंदर क्या होता है। जब हार्वनिंग हो जाती है तो 365 दिन के अंदर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करके, बहुत सारे आज आर्टिकल्स लाइंड अप हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स लाइंड अप है, बहुत ही जबरदस्त शो होने वाला है। उसको आज मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई बिटकॉइन का फाइनली रेंज क्या गई। 72,211 यूएस डॉलर पे बिटकॉइन गया। ये हिस्ट्री है अभी भी 71,886। ये क्यों हो रहा है? इसकी एक्साइटमेंट क्यों बढ़ती चली जा रही है? एक्साइटमेंट देखिए, बिटकॉइन अब ना कितना बड़ा हो गया है। ये अब मज़ाक नहीं है। मतलब बिटकॉइन ने सिल्वर के मार्केट कैप को सरपास कर दिया है। सिल्वर के मार्केट कैप, आप सोचो कि सिल्वर जो है वो 4.54 बिलियन ईयर से एग्ज़िस्ट करता है। अब आप हँस रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे लिख दिया? सो बेसिकली ये तो आप मानते हो कि जब ये धरती बनी, ये अर्थ जब बनी, तो अर्थ के नीचे, जो उसके तल के नीचे गोल्ड, मेटल्स, ब्रॉन्ज़, सिल्वर, ये सारे मेटल्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। जो इंसानियत थी उसको ये फिगर आउट करने में कि ये मेटल प्रीशियस है कि नहीं, उसको टाइम लगा। क्योंकि इतने साधन नहीं थे, इतने तरीके नहीं थे उनको एक्सट्रैक्ट करने के, ना उनको अवेयरनेस थी कि गोल्ड और सिल्वर आखिर होता क्या है। तो एग्जिस्ट तो ये डे वन से करते हैं धरती के नीचे, अर्थ के नीचे। तो अर्थ को ऑलमोस्ट 4.5354 बिलियन ईयर्स से एग्जिस्ट करती है, तो समझ लो सिल्वर भी तब से एग्जिस्ट करती है। और बिटकॉइन सिर्फ 15 ईयर्स से एग्जिस्ट करता है, और बिटकॉइन के मार्केट कैप ने सिल्वर के मार्केट कैप को सरपास कर दिया सिर्फ 15 सालों में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और अभी तो इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड, बिकॉज हम सब जानते हैं कि जो इन्वेस्टेबल, जो मार्केट में मनी है, जो इन्वेस्टेबल का मतलब होता है कि जो गोल्ड में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, इक्विटीज में जो है, वो करीब 900 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। और बिटकॉइन इज जस्ट ओनली 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो आप सोच सकते हो उसकी मार्केट कैप को अभी कितना लंबा रास्ता कवर करना है, राइट। और एक और जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला है कि ही माइट अलाउ बिटकॉइन as he might allow people to pay with bitcoin, smaller amounts। तो ये आप जाके देख सकते हो बिटकॉइन मैगजीन पे, ये जहाँ पे जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है। सो ये इससे भी मार्केट के अंदर अचानक, अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आता है, तो ही साउंडिंग लाइक अ प्रो बिटकॉइनर। और यहाँ पे तो चलो आप इसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे जो लैरी फिंक है, राइट। और लैरी फिंक जो है वो बिटकॉइन को डिफेंड करने में लगा हुआ है, राइट। और लैरी फिंक ने अभी रिसेंटली, एक इंटरव्यू के दौरान, ये जो इंटरव्यू है इसको आपको देखना चाहिए। यहाँ पे इस इंटरव्यू के दौरान लैरी फिंक ने ये बोला कि बिटकॉइन जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। तो जहाँ पे जो होस्ट था चैनल का, उसने पूछा कि बिटकॉइन है क्या? एक लेजर ही तो है, उसके अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों बन रहा है? तो लैरी फिंक ने आज ये जवाब दिया कि हाँ, बिटकॉइन एक लेजर है, लेकिन एक खास लेजर है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, एक इंटरनेशनल लेजर है जो क्रॉस बॉर्डर है।
और क्रॉस बॉर्डर में हज़ारों कंप्यूटर्स पे रहता है और ये हाइली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लैरी फिंक ने यहाँ पे ये भी बोला कि इस जैसा कोई लेजर नहीं है, इससे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़्ड पब्लिक लेजर नहीं है। और दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली कि अगर आप एक ऐसे देश में रहते हो जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की जा सकती है, आपको फ्रीडम नहीं है, तो वहाँ पे बिटकॉइन बहुत जल्दी यू नो लोगों की ज़्यादा समझ में आता है। एंड उन्होंने ये भी बोला कि खासकर अगर आप उस देश में हो जहाँ पे मनी प्रिंटिंग बहुत हो रही है, तो होस्ट ने बोला कि क्या अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे हो? तो बोला नहीं, नहीं मैं उस डायरेक्शन में ज नहीं जाना चाहता, खासकर अगर उन देशों में आप हो जहाँ पे पैसे की प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली बिटकॉइन जो है ऑटोमैटिकली उन देशों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। तो लैरी फिंक एक तरीके का एम्बेसडर बन गया है, डिफेंस कर रहा है। इससे बड़ा डिफेंस बिटकॉइन में आपने देखा नहीं है अभी तक, मतलब ये डिफेंस की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है? एक और रीज़न जो बिटकॉइन की बुलिशनेस में जो रीज़न बताया जा रहा है वो है 71,000 जो डॉलर के आसपास जब ये पहुँचा, तो यूके के अंदर जैसे अमेरिका के अंदर एसईसी है, ऐसे यूके के अंदर जो एफसीए है, उसने अलाउ कर दिया कि ईटीएफ जैसे, ईटीएफ का कज़न समझ लो आप, ईटीएफ जैसा जो है ईटीएन्स अलाउ कर दिए हैं। तो ईटीएफ जैसा प्रोडक्ट अलाउ कर दिया जो कि ईटीएन्स हैं। ईटीएन्स के अंदर बस इतना डिफरेंस होता है कि ईटीएन्स में एक्चुअल बाइंग नहीं होती बिटकॉइन की, बट एक तरीके की जो उसका बिटकॉइन की प्राइस है, उसके ऊपर ये फंड बनता है। ईटीएफ की तरह ऑपरेट होता है, ईटीएफ की तरह यूनिट्स एलोकेट होते हैं, रिटेल इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इस एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड करता है ये प्रोडक्ट। तो ये almost similar to ETF, but the only difference is that the real Bitcoin is not bought, it plays on the price of the Bitcoin। तो ये यू तो इससे क्या है कि माना ये जा रहा है कि यूके के अंदर जो है अब काफ़ी सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी सारे फंड्स हैं, वो ईटीएन जैसा प्रोडक्ट जो है वो लेके आ सकते हैं। सो ये एक यहाँ पे आप छोटा-सा आप एक मीम देख सकते हो। इस मीम के अंदर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे बिटकॉइन नॉक करता है दरवाज़े पे, और तो साथ में ही वो पूछता है कि व्हाई यू आर नॉट व्हाई सो यू नेवर गो इन, तो ही सेड नो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हर दरवाजे पे बिटकॉइन नॉक कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, 67, 68, 69, ही सेइंग, बिटकॉइन इज सेइंग ना, आई ऑलवेज जस्ट नॉक एंड रन अवे। सो इट्स लाइक अ मीम, आई जस्ट फाउंड इट टू बी टू क्यूट, तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट। केथी वुड का मानना है कि बिटकॉइन जो है आर्क इन्वेस्ट की फाउंडर है। तो केथी वुड का मानना है कि बिटकॉइन कुड सी 1 मिलियन यूएस डॉलर सूनर देन 2030, 2030 से पहले 1 मिलियन यूएस डॉलर का बिटकॉइन हो सकता है। तो इन्होंने अपनी जो प्रेडिक्शंस है उनको रिवाइज किया है। पहले 1 मिलियन डॉलर फॉर वन बिटकॉइन 2030 से पहले नहीं मानती थी कि अचीव होगा, लेकिन नाउ शी इज सेइंग दैट बिटकॉइन माइट अचीव दैट लेवल सूनर देन एक्सपेक्टेड। ये देखिए आप बिटकॉइन किस तरीके से ये ईटीएफ्स बाय कर रहे हैं। अगर आप देखिए वीक 3 को छोड़ के वीक 4, वीक 5 ये ऊपर की तरफ, मतलब ये फिनोमिनल है। मतलब मैं इस ची अगर किसी बच्चे को भी आप ये शीट दिखाओगे तो वो यही बोलेगा कि अच्छा ये दिस इज़ द रीज़न दैट एवरी वीक द ग्राफ इज़ गोइंग अप, दैट हाउ दीज़ ईटीएफ आर एक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन। वीक 9 में आप देख सकते हो 33,614, ये कितना है? इसको इस तरीके से समझो कि वीक 9 के अंदर जो टोटल नया बिटकॉइन माइन हुआ वो 6300 बिटकॉइन माइन हुए, और जो बिटकॉइन की डिमांड थी वो 33,614 बिटकॉइन है वो डिमांड में थे, राइट? और स्पॉट ट्रेडिंग में इस टाइम आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। कॉइनबेस के ग्लास नोड का एक डेटा है जिसमें स्पॉट जो वॉल्यूम है कॉइनबेस में उसमें बहुत तेज़ी देखी गई है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखा गया है। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्हेल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू लाइन का मतलब व्हेल्स हैं। व्हेल्स का मतलब क्या है कि जिनके पास 1000 से 10,000 बिटकॉइन का जिनके पास बैलेंस है। आप ये देख सकते हो कि ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। व्हेल्स जो हैं वो इतना एक्यूमुलेट कर रहे हैं बिटकॉइन, नेवर सीन बिफोर लेवल्स। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से व्हेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं बिटकॉइन्स को, जिनके पास 1000 से 10,000 बिटकॉइन हैं, उनको व्हेल्स माना जाता है। और ये बड़ा अच्छा ग्राफ है। इसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि डिस्पाइट गोल्ड मेकिंग ऑल टाइम हाई, जो गोल्ड ईटीएफ है ये नेगेटिव, ये आप देख सकते हो बिटकॉइन का जो ईटीएफ है, स्पॉट ईटीएफ है, वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, नेट इनफ्लोज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में, तो गोल्ड ईटीएफ से पैसा निकल रहा है, 2 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर निकल चुका है। और जो बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ है उसमें पैसा जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि गोल्ड फिजिकल गोल्ड हैज मेड एन ऑल टाइम हाई, बट गोल्ड ईटीएफ से पैसा निकल रहा है। इसका मतलब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड ईटीएफ नाम का प्रोडक्ट शायद एग्जिस्ट ही ना करे यूएस में, या बहुत ही मिनिस्क्यूल नेग्लिजिबल उसके अंदर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली
अब ऐसा लग रहा है कि लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रॉनिकली इफ दे आर सपोज्ड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, राइट, अदर देन द फिजिकल गोल्ड, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड इज अ बेटर वर्जन, बेटर वे टू डू इट। ऐसा लग रहा है, ऐसा व्यतीत हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली ही अगर गोल्ड को स्टोर करना है, गोल्ड लेना है, तो गोल्ड की जगह बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ इज द राइट ऑप्शन। ये ग्राफ ये दिखा रहा है लोगों के अंदर जिस तरीके से गोल्ड, क्योंकि अगर गोल्ड के फिजिकल गोल्ड ने अगर अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, राइट, जो गोल्ड की मार्केट है, तो गोल्ड ईटीएफ को भी बनाना चाहिए था, राइट, बट ऐसा नहीं हो रहा है, गोल्ड ईटीएफ से फंड निकल रहा है। तो दिस इज लाइक फिनोमिनल, ये जो जो डेटा यहाँ पे मैं आपको जो शो कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक और ब्लैक रॉक और माइक्रो स्ट्रेटजी में लड़ाई हो गई है। अब आप बोलोगे सर क्या गुत्थम गुत्था हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक रॉक और माइक्रो स्ट्रेटजी में ये लड़ाई चल रही है कि कौन ज्यादा बिटकॉइन अक्यूमुलेट करेगा। और अभी हुआ ये है कि माइक्रो स्ट्रेटजी के पास 1,93,000 बिटकॉइन है और ब्लैक रॉक के पास 1,96,000। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा था, इससे 10 मिनट पहले खबर आई है कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने 12,000 बिटकॉइन खरीद लिए। अब माइक्रो स्ट्रेटजी फिर नंबर वन हो गया। मतलब आप सोच सकते हो कि माइक्रो स्ट्रेटजी हैज़ क्रॉस 2 लाख बिटकॉइन और ब्लैक रॉक के पास 1,96,000 है। लेकिन ये शाम को डेटा फिर बदल जाएगा, क्योंकि जब ब्लैक रॉक का डेटा आएगा तो वो अब दोनों के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। ठीक है? तो ये दोनों के बीच में अ, उसके बाद हम देखते हैं इस पर्टिकुलर डेटा को, ग्लास नोड के। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब ये डेटा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हार्वनिंग के बाद इमीडिएटली नहीं बेचना है। ये हार्वनिंग के बाद डंप ज़रूर आएगा, लेकिन हार्वनिंग के बाद 365 दिन आपको अगर रुको तो क्या होता है? तो 365 दिन हार्वनिंग के बाद ये देखा गया कि पहली हार्वनिंग में 7,745% की ग्रोथ आई, पहली हार्वनिंग के बाद। दूसरी हार्वनिंग के बाद देखा गया कि 670% का रिटर्न दिया। दूसरी हार्वनिंग में 460% का रिटर्न दिया और तीसरी हार्वनिंग में 670% का रिटर्न दिया बिटकॉइन ने, ठीक है। सो ये 3 हार्वनिंग के बाद का चार्ट है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये बड़ा अच्छा एक वो है, गोल्ड स्टैंडर्ड जब था, मतलब अब जब 1899 मतलब 1900 के आसपास जब देखा गया, तो पूरी दुनिया में किसी एक कंट्री का वर्चस्व नहीं था इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। जो मार्केट के अंदर जो कंपनीज हैं उनके जो स्टॉक मार्केट है, उसमें सारी कंट्रीज का शेयर होता था। लेकिन अब देख रहे हो 61% यूएस की कंपनीज डोमिनेट करती हैं और बाकी ये कितना मिनिस्क्यूल हो गया, पूरी दुनिया पे राज कर रहा है यूएस, बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो गोल्ड स्टैंडर्ड को अबॉलिश करके जो डॉलर की सुप्रीमेसी कायम की थी। और डॉलर की जो हमेशा डिमांड रहती है, वो जितना मर्ज़ी प्रिंट करता है, बाकी कंट्रीज़ अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि दुनिया भर का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो डॉलर में होता है। तो आप ये देख सकते हो कि डॉलर स्टैंडर्ड बनाने के बाद असली फ़ायदा यूएस को हुआ है, बाकी कंट्रीज़ ऑलमोस्ट देखिए सिकुड़ गई हैं। इनका शेयर यूएस पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स में पहले सिर्फ़ 14% शेयर होता था, अब अमेरिका का 61% शेयर है। उसके बाद हम एक दूसरी खबर पे चलते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हो कि ब्लैक रॉक जो है वो 10 बिलियन यूएस डॉलर का उसका नेट इनफ्लो है और वो 13.6 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट उसका हो चुका है। राइट। सो अगर हम इसके बाद चलते हैं दूसरी खबर पे, और दूसरी खबर में हम ये देखें कि सो बेसिकली क्या है कि जिस तरीके से मार्केट के अंदर एक फ्रेंजी भी के साथ-साथ देयर आर लॉट ऑफ वार्निंग्स एंड लॉट ऑफ बबल्स आर डेवलपिंग। जैसे कि अगर आप वेब3 की दुनिया में, मैंने और प्रणव ने डिस्कस किया कि रीस्टेकिंग, और उसके ऊपर रीस्टेकिंग और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स हैं। जैसे कुछ नैरेटिव्स ऐसे कि मीम कॉइन्स ही इस 2024 का नैरेटिव है, सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मीम कॉइन्स देंगे। तो ये अलग-अलग तरीके के नैरेटिव्स हैं। ये बिटकॉइन का बुल रन के साथ तो आएगा, लेकिन साथ में कुछ वार्निंग्स और कुछ कंसर्न्स भी आएँगी जो आपको देखनी चाहिए, ठीक है? लाइटनिंग नेटवर्क में ग्रोथ है, क्योंकि जब ऑब्वियसली बिटकॉइन का जो मेन चेन है, राइट? वो उसमें ट्रांज़ैक्शन करना जब बहुत महँगी हो गई है, तो ऑब्वियसली जो लाइटनिंग नेटवर्क है उसके उसकी ग्रोथ देखी जा ये था। और ऑलमोस्ट जो जेपी मॉर्गन ने ये प्रेडिक्ट किया है कि हार्वनिंग के बाद बिटकॉइन माइट गो टू $42,000 बिकॉज़ माइनर के ऊपर प्रेशर होगा बिटकॉइन को बेचने का, क्योंकि अगर उसे खर्चों को पूरा करना है, राइट? तो ये थी क्रिप्टो की ताज़ा खबर। आई एम श्योर कि आपको 15 मिनट के अंदर खबरें पसंद आई होंगी।
और या सो वंस अगेन ऑल आई वांट टू से इज़ कि हमने पुराने वीडियोज़ को खंगाले, देखा कि जब बिटकॉइन 16-17 हज़ार डॉलर पे था, तो हम क्या बातें करते थे। आई थिंक एवरीथिंग हैज़ फॉल इन प्लेस। तो कन्विक्शन नॉलेज से आती है और कन्विक्शन इन्फॉर्मेशन से आती है। जितनी आपके पास नॉलेज, जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन, उतना ही आपकी जो कन्विक्शन है। कन्विक्शन कभी भी हवा में या बातों से नहीं आती। आप भी अगर अपनी कन्विक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो रेगुलरली हमारे प्रोग्राम को देखते रहें। अगर आपको हमारे किसी वीडियो ने इंस्पायर किया हो या हमारी किसी बात ने इंस्पायर किया हो, या आपको लगता है कि नहीं सर, जब बेयर मार्केट थी तो आप रेगुलर कॉन्फिडेंस देते थे कि नहीं, एवरीथिंग विल बी वर्कड आउट। तो प्लीज़ ऐसी कोई स्टोरी या ऐसा कोई इम्पैक्ट अगर आपके ऊपर पड़ा हो, तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स मैं सारे पढ़ता हूँ। हो सकता है मैं इंटरैक्ट ना करता हूँ वक़्त की कमी के कारण, बट आपके कमेंट्स हमेशा मुझे अच्छा कंटेंट लाने के लिए इंस्पायर करते हैं। और बेयर मार्केट में आपने देखा होगा, ये कमेंट्स ही तो थे दैट वी केप्ट गोइंग। ठीक है ना? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू।